वेलकम ऑल। मैं अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता की अवधारणा को स्पष्ट करूंगी। यह प्रेजेंटेशन मुख्य रूप से अंडर ग्रेजुएट के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है और इसके साथ ही इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम गरीबी की या निर्धनता की अवधारणा को जानेंगे, विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में। सबसे पहले हम जान लेते हैं निर्धनता की अवधारणा क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। सामान्य रूप से निर्धनता को परिभाषित किया गया है एक ऐसी सामाजिक दशा जिसमें कि व्यक्ति के पास इतने भी संसाधन नहीं होते हैं कि वह अपनी उन आवश्यकताओं को पूरा कर सके जो जीवन निर्वाहन एवं न्यूनतम जीवन स्तर के लिए आवश्यक हैं। निर्धनता के ही संदर्भ में माइकल हैरिटन का मानना है कि निर्धनता वंचन है भोजन, निवास, शिक्षा, मनोरंजन के न्यूनतम स्तर से, जो कि वर्तमान तकनीकी विश्वास और वर्तमान समाज के मूल्य के अनुकूल है। तो इस प्रकार से इन्होंने भी निर्धनता को परिभाषित किया है। निर्धनता की अवधारणा और उसकी एक सार्वभौमिक परिभाषा को लेकर हमेशा ही विवाद रहा है, इसलिए ये विवाद कभी समाप्त नहीं हुआ है। फिर भी विभिन्न राष्ट्र के जो विशेषज्ञ हैं और जो जानकार हैं, उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण दिए हैं जिससे कि ये तय किया जा सके कि हम किसे निर्धन कहेंगे। वह संदर्भ सहित भी हो सकता है और वह एक ग्लोबल फिनोमेना या जो सार्वभौमिक रूप से एक प्रघटना है निर्धनता की, उसके रूप में भी उसको परिभाषित किया जा सकता है। इस संदर्भ में राम आहूजा ने अपनी पुस्तक में 3 दृष्टिकोणों को वर्णित किया है जो कि निर्धनता से संबंधित हैं। पहला दृष्टिकोण कहता है व्यक्ति को जीवन यापन के लिए या जीवन निर्वहन के लिए जो धनराशि आवश्यक है, यदि वह उसे प्राप्त नहीं है तो वह गरीब है। दूसरा, वह जीवन स्तर जो कि न्यूनतम जीवन निर्वाह के स्तर और समाज, स्थान, समय काल में जो न्यूनतम जीवन स्तर विद्यमान है उसके अनुरूप ना हो। तीसरा, तुलनात्मक स्थिति या तुलनात्मक दशा कुछ लोगों की संपन्नता की और बहुसंख्यकों की विपन्नता की किसी समाज में। तो ये तीनों ही दृष्टिकोण किसी न किसी प्रकार से निर्धनता के स्तर को, निर्धनता की तीव्रता को स्पष्ट करते हैं। जो पहले दो हैं वे पूर्ण निर्धनता की ओर इंगित करते हैं और जो तीसरा दृष्टिकोण है वह सापेक्षिक निर्धनता यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी की ओर इंगित करता है। इसी आधार पर 2 प्रकार की निर्धनताओं में विभेद किया गया है या 2 प्रकार की निर्धनता बताई गई हैं। पहली है पूर्ण निर्धनता या संपूर्ण निर्धनता, जिसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। ये वह स्थिति है जिसमें कि व्यक्ति संपूर्ण वंचन में रहता है। यह एक शोचनीय दशा है जिसमें कि व्यक्ति वंचित रहता है आधारभूत मानव आवश्यकताओं से। दूसरी दशा है रिलेटिव पॉवर्टी
अर्थात सापेक्षिक निर्धनता से यह परिभाषित की जाती है संदर्भ के अनुसार। जिस प्रकार की जिस समाज में लोग रहते हैं उसके अनुरूप उसी संदर्भ में आर्थिक असमानता के आधार पर इसे परिभाषित किया जाता है। निर्धन रेखा या पॉवर्टी लाइन। निर्धन रेखा या गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन का जो निर्धारण है वह अपने आप में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। भारतीय संदर्भ में भी यह काफी कठिनाई भरा कार्य रहा है कि निर्धनता रेखा को कैसे तय किया जाए। प्रारंभ में निर्धनता की रेखा को परिभाषित किया गया था कि कितनी मात्रा में कैलोरी का उपभोग किया जाता है और न्यूनतम आय क्या है। इस परिभाषा में या निर्धारण में सामाजिक कारकों की अनदेखी की गई थी। सामान्यतः ये देखा गया है कि जो कारक गरीबी के मापने के लिए लिए जाते हैं उसमें उपभोग और आय के स्तर लिए जाते हैं। यदि उपभोग और आय का स्तर न्यूनतम स्तर से नीचे जाता है तो ये माना जाता है कि वह घर या परिवार बिलो पॉवर्टी लाइन है, अर्थात गरीबी रेखा के नीचे है। गरीबी रेखा क्या है या पॉवर्टी लाइन क्या है? गरीबी रेखा से तात्पर्य है न्यूनतम आय, उपभोग या फिर सामान्य रूप से उन वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति गरीब कहलाते हैं। भारत में जो गरीबी रेखा है वह व्यय का वह स्तर जिस पर न्यूनतम कैलोरी उपभोग एवं अपरिहार्य गैर खाद्य सामग्री के क्रय आश्वस्त हैं, ऐसे सभी व्यक्ति गरीबी रेखा पर होते हैं, ऐसा माना जाता है या वे गरीब हैं। भारत में निर्धनता का मापन कैसे किया जाए उसको लेकर अलग अलग समय में अलग अलग काल में अनेक समितियां गठित की गईं। निर्धनता के मापन का कार्य स्वतंत्रता पूर्व से ही आरंभ हो गया था और इस क्रम में सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन किया गया था, अर्थात स्वतंत्रता पूर्व निर्धनता का आकलन किया गया। यह आकलन सबसे पहला आकलन माना जाता है या निर्धनता को मापने का सबसे पहला प्रयास माना जाता है। इसको करने का श्रेय जाता है दादा भाई नौरोजी को। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में निर्धन रेखा का उल्लेख किया जो कि आधारित थी न्यूनतम जीवन निर्वाह के व्यय पर और इन्होंने ₹16 से लेकर ₹35 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के आधार पर इसे तय किया था और या दूसरा आधार लिया था न्यूनतम आधारभूत भोजन जिसमें कि दाल, चावल या फिर आटा, मीट, सब्जी, घी, वनस्पति तेल और नमक आते थे। दूसरा जो मापन हुआ वो किया गया था 1938 में 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी द्वारा, राष्ट्रीय नियोजन समिति द्वारा। इस समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था
और इस समिति की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इस समिति के अनुसार जो निर्धन रेखा है वह ₹15 से ₹20 प्रति व्यक्ति प्रति माह के आधार पर थी। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे निर्धनता के मापन के जो तरीके बताए गए स्वतंत्रता से पूर्व, वो है द बॉम्बे प्लान 1944 में। इस प्लान के अनुसार ₹75 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष तय किया गया था और ये इस प्लान का निर्माण मुंबई के कुछ समृद्धिशाली प्रभावशाली व्यवसायियों बिजनेसमैन द्वारा तैयार किया गया था और इनका जो नियोजन था वह इस प्रकार से था कि भारत की स्वतंत्रता के उपरांत भारत का आर्थिक विकास तीव्रता से हो सके। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत अनेक समितियों का समय समय पर गठन किया गया जो कि भारत में निर्धनता को मापने का सुझाव देती आई हैं। इसमें स्वतंत्रता के पूर्व सबसे पहले वाई के अलग समिति 1979 में गठित की गई। यह समिति वाई के अलग की अध्यक्षता में गठित की गई थी और इस समिति ने निर्णय लिया कि भारत में गरीबी को या निर्धनता को भुखमरी के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। तो इसी कारण यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी का उपभोग करता है और नगरीय क्षेत्र में 2100 कैलोरी का उपभोग करता है तो वह गरीब कहलाएगा। इसके उपरांत 1993 में लकड़वाला समिति का गठन किया गया। लकड़वाला समिति ने 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 2100 कैलोरी नगरीय क्षेत्र के लिए निर्धारित की, लेकिन इसके साथ ही कपड़ा और निवास को भी महत्व दिया। इस समिति की जो सुझाव थे वे 2011 तक प्रभावी रहे और लकड़वाला समिति की जो अध्ययन का जो परिणाम था उसके अनुसार जनसंख्या बिलो पॉवर्टी लाइन अर्थात गरीबी रेखा से नीचे लगभग दोगुनी हो गई थी। 1993-94 में जो जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी वो 16% से 36.3% पहुंच गई थी। इस सब के बाद सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया 2005 में। इस समिति का गठन प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने किया था। इन्होंने कैलोरी के स्थान पर एक वृहद प्रारूप का सुझाव दिया जिसमें कि प्रति माह व्यक्ति अपने स्वास्थ्य, शिक्षा और विद्युत या बिजली पर कितना व्यय करता है। इस समिति ने पोषण को महत्व दिया, ना कि कैलोरीज को, और इन्होंने पॉवर्टी बास्केट लाइन का सुझाव दिया ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में एक समान रूप से। इस समिति ने ₹27 ग्रामीण क्षेत्र के लिए और ₹33 नगरीय क्षेत्र के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के अनुसार तय किए। तेंदुलकर समिति के कुछ आलोचना के बाद सी रंगराजन समिति का गठन किया गया 2012 में। इसका गठन भी प्लानिंग कमीशन ने किया और इस समिति का गठन मुख्य रूप से तेंदुलकर समिति की जो निर्धनता के आकलन का तरीका था, पद्धति थी, उसका रिव्यू करने के लिए इसका गठन किया गया था, क्योंकि
तेंदुलकर समिति को अत्यधिक आलोचना का शिकार होना पड़ा था। जो रंगराजन समिति थी उसने प्रतिदिन का जो व्यय था उसमें वृद्धि कर दी थी। ₹32 ग्रामीण क्षेत्र के लिए और ₹47 नगरीय क्षेत्र के लिए तय किए गए। इस प्रकार क्या हुआ कि जो पॉवर्टी लाइन है या गरीबी रेखा है वह 22% से 30% पर पहुंच गई। इस प्रकार से समय समय पर अनेक समितियों का गठन होता आया है निर्धनता को मापने के लिए। वर्तमान समय में भी सरकार ने प्रयास किया कि किस प्रकार से एक व्यापक पैमाना बनाया जाए जिससे कि निर्धनता को मापा जा सके। इस दिशा में नीति आयोग ने 14 सदस्यों का एक टास्क फोर्स का निर्माण किया और वह एक वास्तविक निर्धन रेखा के आकलन के लिए कटिबद्ध हुए। यह समिति अरविंद पनागरिया द्वारा निर्मित की गई, उसके वे अध्यक्ष रहे, लेकिन यह समिति भी विफल रही एक वास्तविक आकलन गरीबी का देने के लिए में, यानी कि निर्धनता का जो वास्तविक आकलन है किस प्रकार से किया जाए, तो यह समिति भी विफल रही। लेकिन अनौपचारिक रूप से इस समिति ने तेंदुलकर समिति की सिफारिशों को ही महत्व दिया। इस सब के बाद नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निर्मित किया गया, जिसको बेसलाइन रिपोर्ट 2021 भी कहा जाता है। यह जो इंडेक्स है इसने मुख्य रूप से 3 आयामों को लिया: स्वास्थ्य, शिक्षा और जो जीवन यापन का स्तर है, उन तीनों आधारों को लिया। इस इंडेक्स के अनुसार 25.01% जो जनसंख्या है वह अनेक आयामों में गरीब है, मल्टी डायमेंशनली पुअर। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो 32.75% MDI पुअर, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में वो गरीब है। और इसी प्रकार से 8.8% नगरीय क्षेत्र में विभिन्न आयामों में जो जनसंख्या है वह गरीब है। अब इन सब के बाद हम आ जाते हैं जो निर्धनता के कारण हैं। राम आहूजा ने अपनी पुस्तक सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया में मुख्य रूप से 3 कारण बताए हैं निर्धनता के। पहला है इकोनॉमिक कॉज, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में इन्होंने जो अपर्याप्त दोषपूर्ण नियोजन को कारण बताया है निर्धनता का। इसके साथ ही यदि किसी देश या समाज में दीर्घकालीन नियोजन नहीं होते हैं तो भी निर्धनता व्याप्त रहती है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स एंड प्राइस राइज, अर्थात मुद्रास्फीति का जो दबाव है और उसका परिणाम है महंगाई, वह एक कारण है गरीबी का किसी भी देश में। इसके साथ ही औद्योगिक वृद्धि के लिए पूंजी का ना होना या उसकी कमी होना भी निर्धनता में वृद्धि करता है। मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल या कार्य ना कर पाने की क्षमता, अक्षमताएं, स्किल में कमी इत्यादि भी कारण होते हैं गरीबी की। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की दर यदि अत्यधिक है तो भी देश में गरीबी व्याप्त रहती है। दूसरे हैं डेमोग्राफिक कॉजेस, अर्थात जनसंख्यात्मक कारण। यह भी जनसंख्या की जो वृद्धि है यह मुख्य कारण है किसी भी देश में निर्धनता में वृद्धि करने में। इसके साथ ही अत्यधिक जनसंख्या, असमान आय
में भी वृद्धि करती है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि एज स्ट्रक्चर अर्थात आयु की जो संरचना है उसका भी निर्धनता से सीधा संबंध है। ये माना जाता है कि किसी भी देश में यदि जो वृद्धजन हैं उनकी आय के उपयुक्त साधन नहीं है तो कई बार जो वृद्धावस्था है वह अपने आप ही उनके लिए गरीबी या निर्धनता ले आती है, क्योंकि ऐसे लोग या तो अनिच्छा से या बलपूर्वक गरीबी की ओर धकेल दिए जाते हैं। इसके साथ ही निर्धनता का जो सह संबंध है वो परिवार के आकार से भी है। यदि परिवार का आकार बड़ा होगा तो प्रति व्यक्ति आय अपने आप ही कम हो जाएगी और साथ ही जीवन का स्तर भी। एजुकेशनल लेवल, शिक्षा का स्तर भी उच्च निर्धनता के स्तर के लिए कई बार उत्तरदायी होता है। यदि किसी समाज में निम्न शिक्षा का स्तर होगा तो अपने आप ही जो निर्धनता का स्तर है वो उच्च हो जाएगा। तीसरे आ जाते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण भी बहुत कुछ योगदान देते हैं निर्धनता में। समाज में व्याप्त भेदभाव, जाति प्रथा, पूर्वाग्रह, सांप्रदायिकता और संकीर्ण विचारधारा इत्यादि उत्तरदायी होते हैं निर्धनता या गरीबी व्याप्त रहने में। बियान गांगुली ने भारत में निर्धनता क्यों है उसके कुछ कारण दिए थे। उनका ये मानना था कि विदेशी साम्राज्य और वर्गों द्वारा शोषण, अत्यधिक जनसंख्या, उच्च अशिक्षा या निरक्षरता एवं लोगों में आर्थिक महत्वाकांक्षा की कमी होना, ये सब उत्तरदायी हैं निर्धनता के लिए। इन सभी समस्याओं को जानने के बाद किस तरीके से भारत में गरीबी को हटाया जा सके उसके लिए अनेक पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स यानी कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को आरंभ किया गया समय समय पर। कुछ कार्यक्रम मुख्य रूप से यहाँ हैं। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये माना जाता है कि भारत का बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम रहा है गरीबी को हटाने के लिए। इसमें ये कोशिश की गई, ये प्रयास किया गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं, लोग हैं, उनको आय उत्पन्न करने वाले संसाधन प्राप्त कराए जाएं, उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे दीर्घकालिक आय को उत्पन्न कर सकें। इसके साथ ही रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चलाया गया, जिसके अंतर्गत ये प्रयास किया गया कि जो गरीब भूमिहीन लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनके पास अपने आय के, अपने रोजगार के संसाधनों में कैसे सुधार किया जाए उससे संबंधित कार्यक्रम चलाया गया था। इसी क्रम में जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना इत्यादि चलाई गई। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में जैसे कि रुपए 20,000 प्रत्येक लाभार्थी को जो परिवार में दूसरे नंबर पे है उसको देने की बात की गई, यदि जो प्रधान परिवार के लिए मुख्य आय का स्रोत है यदि उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को भी संचालित किया गया। ये भी जो है एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था गरीबी उन्मूलन के लिए, निर्धनता उन्मूलन के लिए, जिसको हम आज
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी के नाम से जानते हैं, उसके साथ इसे मर्ज कर दिया गया था, सम्मिलित कर दिया गया है। इसके अंतर्गत कम से कम प्रति वर्ष प्रत्येक ग्रामीण परिवार में से एक व्यक्ति को 100 दिन का कार्य दिया जाए और इसमें 1/3 जो कार्य थे वो आरक्षित किए गए महिलाओं के लिए। इसके साथ ही अनेक कार्यक्रम चलाए गए, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके अंतर्गत सभी के लोगों के जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाए गए और इसमें ये प्रयास किया गया कि जितने भी लाभ योजनाएं हैं या पेंशन है, इंश्योरेंस है, सब्सिडी है, उनको सीधे स्थानांतरित किया जाए जो लाभार्थी है उसके अकाउंट में। इसके साथ ही कोविड-19 के दौरान प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि का आरंभ किया गया। इसमें माइक्रो क्रेडिट सुविधाएं दी गई जो आपके सड़क के किनारे फल, फूल और छोटे-छोटे व्यवसाय करने वाले लोग थे जिनको बहुत ज़्यादा हानि कोविड-19 के दौरान हुई। इसके साथ ही अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो समय-समय पर भारत में विभिन्न सरकारों द्वारा चलाई गई, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, सोलर चक्र मिशन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना, जिसमें कम से कम हर सांसद को 3 गांव को आदर्श गांव बनाना है। तो इस तरीके से अनेक कार्यक्रम भारत में समय समय पर चलाए गए ताकि भारत जो है वो गरीबी मुक्त देश बन सके। इसके साथ ही मेरा ये प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।